हेलो नमस्कार साथियों, मैं राहुल कुमार। आपका स्वागत है आपके स्टार्ट अगेन चैनल पे। ठीक है ना। तो ये हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास चल रही थी। जो हमारी क्लास है ये सिर्फ क्विक रिवीजन के लिए है। इससे आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी की यानी यूपी प्लस में या आर ओ में जो भी पेपर में एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों के लिए सिर्फ ये आपकी क्विक रिवीजन के लिए आपके नोट्स होंगे, आपने पहले से पढ़ रखा होगा। मैं यहाँ पे पढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ, सिर्फ क्विक रिवीजन यानी आप लोगों का रिवीजन। ये हमारी जो हमारी आज की यानी जो जितनी भी वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास है, तो ये आज मैं पूरी ही कंप्लीट कर दूंगा। एक क्लास और मैंने कर ली हुई थी। ठीक है ना। तो ये इस क्लास को आप 2x की स्पीड में सुन सकते हैं, जिससे आप लोगों को इससे क्या होगा, हेल्प हो जाएगी और आपका एक एक क्विक रिवीजन होगा। इस पर्पज से ये क्लास मैं आप लोगों को अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है ना। हाँ, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपको ये क्लास कैसी लगती है, ठीक है ना। तो कमेंट बॉक्स में थोड़ा कमेंट किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये कुछ जो करना है आपको करें, नहीं करना है ना करें। आपको क्लास अगर अच्छी लगती है तो बस पढ़ के जाएं। ठीक है ना। एक क्विक रिवीजन करने के लिए तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो अक्षांश और देशांतर रेखाएं रहेगा। यानी अक्षांश और देशांतर रेखाएं ये क्या होती है, यानी जो हमारी पृथ्वी को अच्छे से समझने के लिए, यानी जो हमारी पृथ्वी को क्या है अच्छे से समझने के लिए एक एक ग्लोब तैयार किया गया। क्या तैयार किया गया, एक ग्लोब तैयार किया गया है और इस पर कुछ क्या की गई, काल्पनिक रेखाएं खींची गई जिन्हें अक्षांश और देशांतर रेखांकित है। ठीक है। अक्षांश को यानी लेटीट्यूड और देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड। यानी लेटीट्यूड जो लेटी हुई रेखाएं होती, लॉन्गिट्यूड जो खड़ी हुई रेखाएं होती, यानी अक्षांश और देशांतर। ठीक है। इसकी ग्लोब की खोज किसने की थी, ब्राह्म ने की थी। यानी ग्लोब की खोज डायरेक्टली क्वेश्चन के ऐसे आ सकते हैं, यानी ग्लोब की खोज किसने की थी, तो यानी ब्राह्म ने की थी। ठीक है। अब अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, यानी लैटिट्यूड लाइन क्या होती हैं। जो लैटिट्यूड ये लाइंस होती हैं, यानी ये इस टाइप से, यानी जो लाइंस होती हैं लैटिट्यूड यानी पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी होती है। यानी पृथ्वी के केंद्र से कौन सी दूरी, यानी केंद्रीय कोणीय दूरी होती है। हर एक अक्षांश यानी 1/1 यानी कितने एंगल्स, यानी 1/1 एंगल्स के अंतर पर खींची जाती है। कितने के अंतर पर खींची जाती है, एक एक एंगल के अंतर पर खींची। अर्थात दो अक्षांशों के बीच की दूरी समान होती है। यानी जितने भी अक्षांश हैं, यानी जो अक्षांश खींचे होते हैं, इनकी जो दूरी होती है, यानी जो बीच की यानी क्या होती है, इनकी जो बीच की दूरी होती है, इनकी दूरी क्या होती है, समान होती है। तो यानी डायरेक्टली ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी अक्षांशों की जो बीच की दूरी होती है वो समान होती है, असमान होती है। ठीक है ना। ये इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यानी क्या होती है, समान होती है वो। और कितनी होती है, यानी 1 किलोमीटर होती है, यानी 111 किलोमीटर होती है। ठीक है। क्विक रिवीजन करने के लिए आज की क्लास ये आपकी लंबी रहेगी, क्योंकि आज की क्लास में वर्ल्ड ज्योग्राफी के जितने भी हैं मैं पूरा ही कंप्लीट करा दूंगा। ठीक। और ये क्लास आपके मेन पर्पज से यानी यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जो एग्जाम कब होना है, 17 और 18 फरवरी को। ठीक है। अब ये कुछ ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं, यानी अगर देखा जाए तो यानी मेनली 10 डेज ही रह गए हैं। तो यानी आप लोग जितना भी आप लोगों ने पढ़ लिया, यानी एक बार उससे क्विक रिवीजन कर लीजिए और डेली का एक मॉक टेस्ट दीजिए और इसका एनालिसिस करते रहिए। ठीक है। दो अक्षांशों के बीच के क्षेत्र का कटिबंध कहते हैं। ये दो अक्षांशों के क्षेत्र होता है उसको क्या कहते हैं, कटिबंध कहते हैं। 0 डिग्री को भूमध्य रेखा, जो ये 0 डिग्री होती है इसको क्या कहते हैं, यानी भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है। यानी इसका जो क्या होता है, टोटल लैटिट्यूड यानी कुल अक्षांश, यानी जो कुल अक्षांश रेखाएं होती हैं वो कितनी 181 होती हैं। कितनी होती हैं, 181 टोटल। और ये अक्षांश यानी टोटल अक्षांश लाइंस कितनी होती हैं, वो 179। क्योंकि जो ध्रुव और नॉर्थ और साउथ पोल पर होती हैं ये रेखा यानी क्या लाइंस नहीं होती हैं, ये पॉइंट हो जाते हैं। यानी क्या हो जाती है, बिंदु हो जाती है। इस वजह से इनको क्या कर दिए जाते हैं, दो कम कर दिए। तो यानी क्या होता है, 179 हो जाते हैं। इस वजह से ये आपको क्या रखना है, यानी ये याद रखना है। टोटल लैटिट्यूड यानी कुल अक्षांश, यानी कुल अक्षांश कितनी होती हैं, 181 होती हैं। कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं, 179 होती हैं। क्यों होती हैं, क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल ना होकर, यानी ये क्या होकर, लाइन ना होकर, यानी रेखाएं नहीं होती हैं, एक बिंदु हो जाती हैं। क्या हो जाती है, रेखाएं नहीं होकर क्या हो जाती है, सिर्फ एक डॉट हो जाती है। तो इस वजह से उस पर क्या हो जाती है, 179 हो। ठीक है। सभी लंबी अक्षांशीय रेखा भूमध्य रेखा होती है। यानी जो कितनी होती है, सभी सबसे लंबी, यानी जो क्या होती है, सबसे लंबी अक्षांशीय रेखा होती है उसको क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। यानी भूमध्य रेखा भी अब किसे कहते हैं, डायरेक्टली। यानी जो सबसे लंबी अक्षांशीय रेखा होती है उसी को हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। क्योंकि यह पृथ्वी के केंद्र से जाती है। कहाँ से जाती है, पृथ्वी के केंद्र से। इक्वेटर से नॉर्थ पोल और साउथ पोल की ओर पर अक्षांश रेखाओं की लंबाइयां क्या होती है, घटती हैं। क्यों घटती हैं, क्योंकि गोला इस टाइप से है। अगर मैं आप लोगों को बता के दिखाऊं, है ना, यानी कि किस टाइप से है, अगर एक सेकंड, यानी इसमें अगर मैं सर्कल की बात करूं, जैसे कि क्या होता है, सर्कल रहता है।
ये जैसे ये सर्कल है, सर्कल में क्या होता है, यानी ये इसके अगर बीच से जो लाइन निकलती है तो वो ये सबसे बड़ी होगी, जैसे जैसे ये लाइन बढ़ती जाए तो ये कम होती चली जाएगी, ठीक है ना। तो ये इस टाइप से, यानी देखो ये लाइन जितनी बड़ी थी उससे ये छोटी और ये छोटी और ये छोटी, यही बात यहाँ पे बताई गई, ठीक है ना। यानी इक्वेटर से नॉर्थ या साउथ पोल की ओर जाने पर अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, ठीक है ना, क्या होती है, अक्षांश रेखाओं की लंबाई क्या हो जाती है, घट जाती है। नॉर्थ और साउथ पोल पर लैटिट्यूड जो लाइन होती है वो क्या बन जाती है, बिंदु बन जाती है। ये सीधे सीधे पॉइंट आपको क्या करना है, कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद क्या है, जो सूर्य यानी सूर्य की जो किरणें होती हैं, यानी सूर्य ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर 21 जून को क्या सीधा चमकता है, यानी जो ये होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी भूमध्य रेखा पर, तो यानी सूर्य क्या होता है 21 जून को, कब चमकता है, ये है 21 जून, ठीक है ना। ये कर्क रेखा पे, यानी कौन सी रेखा है, कर्क रेखा, यानी इस पर क्या होता है, सूर्य सीधा चमकता है, कब चमकता है, 21 जून को चमकता है। यानी तो सूर्य सीधा कब चमकता है, 21 जून पर। यहाँ दिन बड़े हुआ रात छोटी, यहाँ पर क्या हो जाती है, दिन यानी डे बड़े हो जाते हैं, जब हमारे 21 जून आ जाती है तो दिन बड़े होने लगते हैं, रात क्या होने लगती है, छोटी होने लगती है, ठीक है। इसी को कर्क संक्रांति भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, कर्क संक्रांति, ठीक है। 22 मार्च और 23 सितंबर, ये है 22 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य मध्य रेखा पर सीधा चमकता है, ठीक है। 21 जून को सूर्य कब चमकता है, तो वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर यानी कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। इस दिन क्या होता है, दिन बड़े होते हैं तथा रात क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, ठीक है। 22 मार्च और 23 सितंबर, 22 मार्च और 23 सितंबर दो डेटें याद रखनी, यानी 22 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधे चमकते हैं, जिससे इस दिन दिन व रात क्या होती हैं, बराबर होती हैं, दिन व रात क्या होती हैं, इस दिन दिन और रात क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। सूर्य मकर रेखा पर 22 दिसंबर, यानी ये कब 22 दिसंबर को सीधे चमकता है, इसीलिए यानी सदन, यानी ये क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध होता है, ये दक्षिणी, ठीक है ना। सदन में रातें छोटी व दिन क्या होते हैं, बड़े होते हैं, इसी घटना को मकर संक्रांति कहते हैं। इतनी बात क्लियर, ठीक है। अब इसके बाद अपन लोग देखते हैं यानी देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, यानी लॉन्गिट्यूड लाइन, ठीक है ना, जो ठाड़ी हुई लाइन, यानी ऐसे का, ठीक है। नॉर्थ पोल व साउथ पोल को मिलाने वाली जो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, इनको मिलाने वाली जो रेखाएं खींची जाती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, यानी देशांतर। इनके बीच की दूरी क्या होती है, समान नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे जाता हो कि यहाँ पे ये पास में आ जाती है, जब ये गोला होता है इस टाइप से, यानी यहाँ पे क्या हो जाती है, पास हो, ठीक है। इनके बीच की अधिकतम दूरी भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के पास होती है, यानी जो इनकी अधिकतम दूरी होती है वो कहाँ पर होती है, इक्वेटर, यानी जो भूमध्य रेखा होती है उसके पास ही इनकी दूरी क्या होती है, सबसे अधिक होती है, ठीक है। भूमध्य रेखा से नीचे व ऊपर जाने पर दूरी क्या हो जाती है, दूरी घट जाती थी। ध्रुवों पर इनके बीच की दूरी क्या हो, जब ध्रुवों जो ध्रुव होते हैं इनके बीच की दूरी, इन पे ऐसी ऐसी लाइनें मिली होती है ना, इस टाइप से ये लाइनें मिली होती है, इस टाइप से ये लाइनें मिली होती है, तो यानी इन पे इनकी दूरी क्या होती है, जीरो हो जाती है, ठीक है। अब इनकी मैक्सिमम और मिनिमम की बात करें तो यानी इनके मैक्सिमम और मिनिमम कितने किलोमीटर के, मिनिमम यानी 0 ही किलोमीटर होता है, ठीक है। मैक्सिमम यानी 111 कर लेते हैं, ठीक है, 0.3 किलोमीटर तब भी होता है, यानी ये कब होता है, यानी भूमध्य रेखा पर होता है, ठीक। ये रेखाएं क्या बनाती है, ये रेखा अर्धवृत्त बनाती है। डायरेक्टली पूछे अगर ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाए, यानी देशांतर रेखाएं क्या बनाती हैं, यानी जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो क्या बनाती है, वृत्त बनाती हैं, अर्धवृत्त बनाती हैं, या सेमी सर्कल, यानी ठीक इस टाइप से पूछा जाता है, यानी क्या बनाती हैं, एक वृत्त, यानी जो टोटल लॉन्गिट्यूड यानी वो कितनी होती है, 360 ही होती है, ठीक है। सन 1884 वाशिंगटन डीसी में इसको क्या किया था, सम्मेलन में, ठीक है, 0 डिग्री को इंटरनेशनल लाइन, ठीक है, 180 को, ठीक है, इंटरनेशनल लाइन और 180 को इंटरनेशनल डेट लाइन माना गया था, यानी जो 0 डिग्री को यानी कन कन 1884 को वॉशिंगटन डीसी में, ठीक है, 0 डिग्री को इंटरनेशनल लाइन, ठीक है, 180 डिग्री को इंटरनेशनल डेट लाइन माना गया था। इतनी बात क्लियर है, चलिए। अब इसके बाद हमारा जो टाइमिंग होता है उसका टाइमिंग का अगर जैसे यानी कितने घंटे होते हैं, पूरे 24 घंटे होते हैं, यानी कितने घंटे होते हैं, यानी 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में 360 का पूरा एक एंगल बनाता है, तो यानी अगर हम एक एंगल की बात करें तो 360 में भागते हैं, यानी एक घंटे में कितने का एंगल बनेगा, यानी 15 डिग्री, ठीक है। एक घंटे में हमारी सुई जैसे घड़ी की सुई होती है ना, जैसे आपने क्लॉक में पढ़ा होगा, तो एक घंटे में कितने का बनता है, यानी 15 डिग्री। अगर 1 घंटे को 60 मिनट करे तो 1 मिनट, यानी किसकी बात करें, 1 मिनट में कितने का एंगल बनना, 4 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। तो यानी जो सूर्य होता है वो ईस्ट में निकलता है, यानी तो सूर्य कहाँ पे निकलता है, ईस्ट में, ये आपको पता ही है। यानी तो ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, और ये क्या होता है, वेस्ट होता है, ठीक है। तो यानी क्या है, सूर्य ईस्ट में निकलता है, इसीलिए जीरो देशांतर से ईस्ट ईस्ट में जाने पर समय क्या होता है, बढ़ता है, यानी ईस्ट में क्या होने बढ़ता है, जबकि 0 डिग्री से वेस्ट में जाने पर घटता है, तो यानी ये इस टाइप से रहेगा, ठीक है।
इसमें ये आपको कोई ज़्यादा वो नहीं करना है, तो बस सिर्फ ये इतना रहना, यानी जो जीएमटी लाइन होती है वहाँ से हमारा यानी कितना घंटे आगे रहता है, यानी 5.5 घंटे क्या रहता है जीएमटी लाइन से आगे रहता है, सिर्फ इतना इसमें लर्न करके रखना है यानी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी जो 0 डिग्री लाइन अब क्या होते हैं, यानी 0 डिग्री लाइन क्या होते हैं, जो यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, यानी बुर्किना फासो और टोंगे, घाना। ठीक है, और 180 डिग्री की लाइन क्या है, जो अंतरराष्ट्रीय यानी तिथि रेखा बोलते हैं, यह प्रशांत महासागर से होकर गुजरती, और एकमात्र देशांतर जो टेढ़ी मेढ़ी है, जो कैसी होती है, यानी टेढ़ी मेढ़ी होती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब इसके बाद हम देखते हैं यानी ज्वार भाटा। ठीक, किसकी बात कर लेते हैं, यानी ज्वार भाटा की। ज्वार और भाटा यानी समुद्र के तल का ऊपर उठना ज्वार, तथा जल का नीचे की आने की स्थिति को क्या बोलते हैं, यानी भाटा बोलते हैं। तो यानी बचपन में हम लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा था, यानी ज्वार की रोटी भट्टा का, ऐसा कुछ नहीं है। तो यानी ज्वार भाटा क्या होता है, यानी जो समुद्र तल होता है उसका ऊपर उठना क्या होता है, ज्वार होता है, और जल का नीचे जाना क्या हो कहलाता है, भाटा कहलाता है। ये किस वजह से आते हैं, किस रीजन से आते हैं, कौन कौन से इसके कारण होते हैं। तो यानी पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना एक, इसका भी एक ये कारण है, यानी ज्वार भाटा का क्या कारण है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। ठीक है, सूर्य व चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, इस वजह से भी क्या आते हैं, ज्वार और भाटा आते हैं। किस पर, पृथ्वी का एक तो अपने अक्ष पर घूमना, पृथ्वी अपने अक्ष पे ही घूम रही है, ठीक है ना। और क्या होता है, सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। अब ये कैसे होता है, सूर्य और चंद्रमा, यानी सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब क्या होते हैं सीधी रेखा में, यानी 180 का एंगल बनाते हैं, तो यानी दो बातें होती हैं, एक तो यति होता है, एक क्या होता है, वियुक्ति होता है। एक क्या होता है, यति और वियुक्ति। यति कब होता है, यति जब होता है जब किस सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है, तो यानी ये क्या होता है, यति, यानी उच्च ज्वार आता है। तो यानी क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल होता है जो पृथ्वी से, यानी पहले चंद्रमा खींचता है फिर उसके बाद सूर्य, तो यानी गुरुत्वाकर्षण बल एक ही ओर काम करने लगता है, यानी पृथ्वी की ओर क्या हो जाता है, यानी पृथ्वी से, यानी जैसे पृथ्वी, इससे क्या होता है, खिंचाव होने लगता है। तो यानी क्या होता है, इसको यति, यानी तब क्या होता है, यानी उच्च ज्वार आता है, यानी क्या होता है, उच्च ज्वार। और वियुक्ति क्या होती है, वियुक्ति जब वो क्या होती है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाती है, पृथ्वी हो जाती है। तो यानी तो क्या है, खिंचाव तब भी होता है, तो यानी लेकिन इसकी स्थिति में ये क्या होता है, कम होता है। इसमें भी उच्च ज्वार आता है, लेकिन पहले की तुलना में क्या आता है, कम आता है। ठीक है, अब थर्ड एक कंडीशन और एक और बनती है, यानी ये दो कंडीशन हो जाने के बाद एक और तीसरी कंडीशन कौन सी बनती है, तीसरी कंडीशन ये वाली बनती है, जब क्या होता है, जब ये 90 यानी 90 एंगल बनाती है, यानी इसमें क्या होता है, सूर्य तथा मून अर्थ के बीच में कितने का एंगल बनाते हैं, 90 का एंगल बनाते हैं। यानी सूर्य, चंद्रमा जब उसके ऊपर होता है सूर्य, तो सूर्य अपनी ओर गुरुत्वाकर्षण और चंद्रमा अपनी ओर खींच रहा होता है, तब इसमें क्या होता है, निम्न ज्वार आता है, क्योंकि दोनों ओर खींचा हो रहा था, पता ही नहीं चलता कौन कितना ज्यादा खींच रहा है, यानी इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, कम ज्वार आता है। ठीक है, यानी तो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण यानी मून की तुलना में क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। लेकिन टाइड यानी क्या होता है, ज्वार में सन की तुलना में मून का ज्यादा योगदान होता है, क्योंकि मून पृथ्वी के क्या होता है, ज्यादा पास होता है, यानी सन की तुलना में। ठीक है, इस वजह, लेकिन क्या है, सन का तो गुरुत्वाकर्षण ज्यादा ही होता है, लेकिन वो क्या होता है, पृथ्वी के पास कौन है, मून है, इस वजह से उसका क्या हो जाता है, ज्यादा हो। ठीक है, एक सीधी रेखा में ज्वार, युति और व्युति, यानी युति और व्युति आता है। ठीक है, लंबवत में निम्न ज्वार आता है। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ, फंडी की खाड़ी यानी कनाडा में, कहाँ पर है, फंडी की खाड़ी, सीधे सीधे आप लोग इसे को लर्न कर लेंगे। यानी विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार, यानी विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कौन सा, फंडी की खाड़ी, वो कहाँ पर है, कनाडा। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार, यानी अब ये तो विश्व का हो गया, भारत का सबसे ऊंचा ज्वार यानी ओखा, ओखा तट, यानी ये कहाँ पर है, गुजरात में। ठीक है, 24 घंटे में 2 बार ज्वार आता है, यानी 24 घंटे में कितनी बार ज्वार आता है, 2 बार ज्वार आते हैं, लेकिन दूसरा जो जब ज्वार आता है वो 26 मिनट की देरी से आता है, दूसरा कब आता है, 26 मिनट की देरी। अब इसके लाभ भी होंगे कुछ, यानी ज्वार भाटा के लाभ क्या होते हैं, ज्वार भाटा के लाभ, जहाज बंदरगाह पर आसानी से पहुंच, जो जहाज होते हैं तो बंदरगाह पर पहुंचने के लिए ज्वार भाटा के जब होता है, तो यानी उससे ये आसानी से पहुंच जाए। ठीक है, विद्युत उत्पन्न की जा सकती है, इससे क्या की जाती है, यानी विद्युत उत्पन्न की जा सकती है। ठीक, डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ, अर्थ और मून के बीच में क्या होती है, इसकी दूरी कैसी, कितनी कितनी रहती है और कब कब रहती है। ठीक है, तो जब क्या होता है, सूर्य और चंद्रमा की क्या होती है, मैक्सिमम दूरी, और ये होती है कि मिनिमम दूरी। ठीक है ना, तो यानी
क्या होती है जब ये क्या होती है मैक्सिमम यानी अधिक होती है, तो ये इसे बोलते हैं अपभू। क्या बोलते हैं, जब जब सूर्य जब मून और चंद्रमा की दूरी क्या होती है, अधिक होती है, तो यानी क्या होती है, अधिक होती है। अधिक भी कितनी होती है, 40 60,000, ऐसे लर्न कर सकते हैं, 40 और 60,000 किलोमीटर, तो इसे क्या बोलते हैं, अपभू बोलते हैं। ठीक है। और जब इसकी दूरी मिनिमम होती है यानी कम होती है, तो यानी यानी कितनी होती है, 64 4,000 64 और कितनी होती है, 4,000 किलोमीटर, तो उसे बोलते हैं उपभू, यानी अपभू और उपभू। ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब इसके बाद यानी अब सूर्य जैसे किसके साथ हो गई, सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी, अब ऐसे ही क्या होता है, अपसौर और उपसौर होता है। क्या होता है, अपसौर और उपसौर। जब क्या होता है, जब सूर्य और पृथ्वी की क्या होती है, बीच की दूरी क्या होती है, ज्यादा होती है, तो इसको बोलते हैं अपसौर, यानी इसको क्या बोलते हैं, अपसौर। ये कब होती है, जुलाई में होती है। और नजदीकी कब होती है, ये कब होती है, यानी जनवरी में होती है। इतनी बात क्लियर है, तो यानी कि इसको बोलते हैं उपसौर बोलते हैं। ठीक है। बस इतना ही आपको इसमें लर्न करके रखना है। ठीक। अब क्या आ जाता है, सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण क्यों होता है, यानी सोलर एलिप्स, यानी सूर्य ग्रहण कैसे होता है। ठीक है। जब क्या होता है, जब जो सूर्य की परछाई, जब सूर्य के यहाँ से जब चांद आ जाता है, जब हम पृथ्वी से देखते हैं, तो यानी इसका जो सूर्य का इतना पार्ट हमें क्या नहीं होता, दिखाई नहीं देता है। ठीक है ना। तो ये ऐसे भी कह सकते हैं इसकी डेफिनेशन, यानी सूर्य ग्रहण कब होता है, सूर्य ग्रहण जब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ जाता है, यानी चांद आ जाता है, तो यानी जिस वजह से क्या होता है, हमें सूर्य का कुछ हिस्सा यानी कि यानी दिखाई नहीं देता है। यानी पृथ्वी से हमें देखते हैं, तो यानी उसके बीच में चांद आ जाता है, जिस वजह से हमें पृथ्वी का कुछ हिस्सा सूर्य का दिखाई नहीं देता। इसी वजह से क्या होता है, इसको सूर्य ग्रहण होते हैं। ठीक है। सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन ही आता है। ठीक है। सूर्य ग्रहण कब आता है, सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन आता है। कुल कितने मिनट के टाइम के लिए आता है, 7 से 8 मिनट के लिए आता है। ठीक है। अब चंद्र ग्रहण कब हो जाता है, चंद्र ग्रहण कब होता है, जब सूर्य की रोशनी चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाती। क्यों, क्योंकि ये इससे यानी पृथ्वी बीच में, जब चांद और सूर्य के बीच में क्या आ जाती है, पृथ्वी आ जाती है, यानी तो क्या हो जाता है, चांद ग्रहण। यानी इसका मतलब ये है, जब सूर्य की रोशनी इस मून पर नहीं पहुंच पाती है, तो यानी हमें मून दिखाई नहीं देता, तो जिस वजह से क्या हो जाता है, यानी चंद्र ग्रहण हो जाता है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है, सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है। इसका अधिकतम समय कितना के होता है, 90 मिनट का। उसका अधिकतम समय कितना होता है, 7 से 8 या 9 मिनट के लिए रहता है। ठीक। नोट करके ये नोट कर लेंगे अगर आप लोगों ने। एक महीने में दो पूर्णिमाएं पड़ती हैं, एक महीने में क्या पूर्णिमाएं पड़ती हैं, दो पूर्णिमाएं पड़ती हैं। सेकंड मून, यानी सेकंड मून जो फुल मून को ब्लू मून भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जो सेकंड मून होता है, यानी पहले एक पूर्णिमा पड़ेगी, जो दूसरी पूर्णिमा पड़ती है, दूसरी पूर्णिमा के मून को क्या क्या कहते हैं, ब्लू मून कहते हैं। ठीक है। एक क्या होता है, ब्लू मून प्लस चंद्र ग्रहण, यानी कि क्या, इसी को क्या कहते हैं, यानी ब्लड मून भी कहते हैं। ठीक है। हार्वेस्टेड मून क्या होता है, जब हार्वेस्टेड यानी ठीक है ना, यानी शरद ऋतु के प्रारंभ में, यानी शरद ऋतु जब सर्दियां चल, यानी शरद ऋतु के प्रारंभ में चमकीला हुआ बढ़ाई दिखा देता है। इसका प्रयोग किसान खेतों की कटाई करने में करते हैं। जब खेतों की कटाई होती है, यानी अगर आप किसान खेती से बिल्कुल ऑलमोस्ट जितने भी बच्चे होंगे वो क्या होंगे, किसानी से होंगे। तो यानी जब खेतों की क्या होती है, कटाई होती है, यानी तो खेतों की कटाई होती है, जब क्या होता है, हार्वेस्ट, यानी तो एक एक पूर्ण ग्रहण होता है, चंद्रमा जब बड़ा बढ़िया बिल्कुल चमकीला से निकलता है, तो यानी जिस टाइम पे कटाई की जा सकती है। ठीक है। इतनी बात की। चलिए अब इसके बाद करते हैं अपन लोग महासागर। हाँ। तो यानी महासागर, अब हम अपन लोग पढ़ते हैं ओशियंस। ओशियंस कितने, यानी महासागर कितने होते हैं, यानी महासागरों की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। कौन कौन से होते हैं, प्रशांत महासागर होता है, अटलांटिक महासागर होता है, हिंद महासागर होता है, आर्टिक महासागर और दक्षिणी महासागर होता है। यानी तो महासागर कितने होते हैं, 5 महासागर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, प्रशांत महासागर होता है, अटलांटिक महासागर होता है, आज की क्लास में यानी क्विक रिवीजन का मतलब है डायरेक्टली याद ही करते जाइए। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो यानी 2x या यानी 1.5x के स्पीड में इसको आप लोग बिल्कुल इजीली तरीके से सुन सकते हैं। जो मैं बकर बकर कर रहा हूँ धीरे धीरे, आप इसको स्पीड में भी सुन के क्लास को खत्म करते हैं। ठीक है। तो यानी महासागर कितने होते हैं, महासागर 5 होते हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्टिक महासागर और दक्षिणी महासागर। अब इसके बाद हम बात करते हैं यानी प्रशांत महासागर, यानी क्या, किसकी बात करते हैं, यानी प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर यह सबसे बड़ा महासागर है जो पृथ्वी के 1/3 भाग है, या 33% भाग पर क्या हुआ है, फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल कितना होता है, 16.5 वर्ग किलोमीटर होता है। तो यानी इसका क्षेत्रफल कितना होता है, यानी 16.5 वर्ग, यानी 16.5 लाख वर्ग किलोमीटर। इसके पूर्व में नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट एंड साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, और वेस्ट में एशिया और ऑस्ट्रेलिया
कॉन्टिनेंट होते हैं, ठीक है ना। तो यानी जो कौन सा यानी प्रशांत महासागर है, तो प्रशांत महासागर के पूर्व, प्रशांत महासागर के पूर्व में क्या होता है, नॉर्थ अमेरिका होती है और साउथ अमेरिका होती है, ठीक है। वेस्ट, वेस्ट यानी दक्षिण में क्या होता है, एशिया होती है और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, यानी दो कॉन्टिनेंट होते हैं, एक तो एशिया होती है और क्या होती है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इसमें इसका सबसे गहरा पॉइंट कौन है, मारिया हाँ मारिया जगार्थ, यानी कौन सा है, मारिया जगार्थ, ठीक है। और यह सबसे गहरा क्या है, महासागर, यह सबसे क्या है, गहरा महासागर, विश्व के 75%, यानी तो यानी क्या है, तो जो विश्व के 75% सक्रिय ज्वालामुखी प्रशांत महासागर में ही है, कहाँ पर है, प्रशांत महासागर में, ठीक है। इसलिए इसे क्या रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, रिंग ऑफ फायर भी कहा, यानी प्रशांत महासागर के लिए इसलिए पॉइंट आप लोगों के लिए क्या रहेंगे, सफिशियंट रहेंगे, ठीक है। इसके बाद अपन लोग बात करते हैं यानी अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर यानी सारगासो सागर, यानी क्या कहते हैं, सार गैसो सागर कहते हैं, ठीक है। यह सेकंड, सेकंड यानी सबसे बड़ा महासागर, पहला फर्स्ट यानी सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर, उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन सा होता है, अटलांटिक महासागर आता है, ठीक है। यह दो भागों यानी नॉर्थ और साउथ में बटा हुआ है, यह कितने भागों में बटा हुआ है, दो भागों में बटा हुआ है, नॉर्थ और साउथ में, ठीक है। यह एस आकृति वाला ओशन, अगर डायरेक्टली क्वेश्चन में भी आ सकता है, एस आकृति वाला कौन सा महासागर, तो यानी एस आकृति वाला कौन सा महासागर है, अटलांटिक एस आकृति वाला महासागर है, ठीक है। इसका सबसे गहरा पॉइंट कौन सा है, पेयूटो रिका गर्त, यानी कौन सा, उसका कौन सा था, मारियाना, ठीक है ना, इसका कौन सा यानी मारियाना जकार्त था, ठीक है ना। इसका कौन सा है, पियोटो रिका, यानी कौन सा है इसका, पियोटो रिको, यानी पियोटो रिको, यानी पियोटो रिको, यानी प्यूर्टो रिको इसका क्या है, सबसे गहरा पॉइंट, ठीक। इसके पूर्व में यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप, इसके पूर्व में कौन है, इसके पूर्व पूर्व में कौन है, यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका भी महाद्वीप, ठीक है। अटलांटिक ओशियन के नॉर्थ में एक शांत जल का क्षेत्र पाया जाता है, कौन सी शांत जल का क्षेत्र पाया जाता है, शांत जल का, वो भी कहाँ पर पाया जाता है, यानी इसके अटलांटिक ओशियन के नॉर्थ में, नॉर्थ में शांत जल का एक क्षेत्र पाया जाता है जिसमें सारगासो सागर के नाम से जाना जाता है, किसके, सारगैसो सागर के नाम से जाना जाता है, ठीक है, सारगैसो सागर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद बात करते हैं और भी पॉइंट है इसके, इसका नाम, ठीक है, इसका नाम यहाँ पर पाई जाने वाली सारगैसो घास पर पड़ा था, यानी किस वजह से पड़ा था, यानी सारगासो, यहाँ पर कौन सी घास पाई जाती है, सारगैसो घास पाई जाती है। यह ऐसा सागर है जिसका कोई क्या नहीं है, तट नहीं है, तो यानी ये क्वेश्चन में डायरेक्टली अभी आते हैं, ऐसा कौन सा महासागर है जिसका कोई भी क्या नहीं है, तट नहीं है, तो यानी कौन सा है वो, अटलांटिक महासागर, ठीक है। इसी महासागर में बरमुंडा ट्रायंगल पाया जाता है, यानी कौन सा, यानी बरमुंडा ट्रायंगल पाया जाता है जिसे डेविल से यानी ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके बारे में हम डिटेल में नहीं करेंगे, यानी हम सिर्फ क्विक रिवीजन करने के लिए आए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं यानी हिंद महासागर, ठीक है। हिंद महासागर क्या होता है, यह सेकंड लार्जेस्ट महासागर, यानी यह तीसरा सबसे बड़ा महा हाँ, तो हम किसकी बात कर रहे थे, यानी हिंद महासागर, ठीक है ना, हिंद महासागर, ठीक है। यानी हिंद महासागर क्या है, यह एक तीसरा सबसे लार्जेस्ट यानी थर्ड लार्जेस्ट, यानी कौन सा, यानी थर्ड लार्जेस्ट महासागर है। यह एम आकार का होता है, यह कैसा होता है, यह एक एम आकार का होता है। तो एस आकार का कौन सा होता है, अटलांटिक महासागर होता है। हिंद महासागर किस आकार का होता है, यानी हिंद महासागर एम आकार का होता है। और इसका सबसे गहरा पॉइंट कौन सा होता है, यानी जावा, जावा गर्त होता है, ठीक है। तो इनके जो सबसे गहरे पॉइंट होते हैं, इनके आप कहीं एक जगह पे नोट कर लीजिए, फिर उन्हें एक बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। इस ओशियन जो ये हिंद महासागर होता है, तो यानी इसके हिंद महासागर के पूर्व में क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया होता है, पश्चिम में क्या होता है, अफ्रीका होता है, और उत्तर में क्या होता है, एशिया होता है, ठीक है। इसे अर्ध यानी इसे अर्ध महासागर भी कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर एशिया महाद्वीप है, यानी एशिया महाद्वीप होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, एक अर्ध
महासागर भी कहा जाता है। एकमात्र ऐसा महासागर जिसका नाम किसी देश यानी क्या है, किसी देश की क्या हुआ है, नाम पर रखा गया है, यह एक ऐसा देश। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है। चलिए इतनी बात क्लियर हो गई, यानी किस पर बात हो गई, यानी हमारे हिंद महासागर। हिंद महासागर के बाद कौन सा आता है, यानी अर्थ आर्कटिक महासागर। ठीक है, यह है सबसे छोटा महासागर। कौन सा, आर्कटिक महासागर क्या है, यह सबसे छोटा महासागर है और यह उत्तरी गोलार्ध में है। इसे छिपा हुआ ओशियन भी कहते हैं। इसे कैसे क्या कहते हैं, इसे छिपा हुआ यानी छिपा हुआ ओशियन भी कहते हैं, क्योंकि यह साल भर ढका रहता है किससे, बर्फ से। और यह नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट्स एंड यूरोप कॉन्टिनेंट से लगा हुआ था। इसके बाद कौन सा रह गया हमारा, एक लास्ट रह गया यानी दक्षिण महासागर। यह पूर्ण रूप से किस यानी दक्षिणी गोलार्ध में होता है। यह भी साल भर किससे, बर्फ से ढका होता है। यानी आर्कटिक और यानी दक्षिण महासागर एक ऐसे महासागर होते हैं जो क्या होते हैं, पूर्ण रूप से ओशियंस से क्या होते हैं, यानी बर्फ से साल भर ढके रहते हैं। ठीक है, आर्कटिक यह क्या होता है, सबसे छोटा होता है। हमने किसकी बात कर ली, यानी महासागरों की बात कर ली थी, यानी महासागरों का हमारा टॉपिक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यानी महासागरीय जलधाराएं। ठीक है, जब हमने महासागर पढ़ लिए तो यानी उसकी जलधाराओं से हमारे अर्थ पे क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं, यानी अर्थ पे क्या पड़ते हैं, इफेक्ट पड़ते हैं। ठीक है, महासागरों में जल की राशि का एक निश्चित दिशा में बहने को ही महासागरीय जलधारा कहते हैं। यानी एक ये क्या क्या होते हैं, एक निश्चित दिशा में बहते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, यानी महासागरीय जलधारा। जैसे ये हमारी अर्थ है, ये क्या है, सन, ये हमें कर्क रेखा है, भूमध्य रेखा है, मकर रेखा, ये साउथ पोल है, ये कौन सा है, नॉर्थ पोल है। ठीक है ना, यहाँ पे जब यहाँ से क्या होती है, हवाएं जो चलती है ना, यहीं से हवाएं चलती है यानी ऊपर की ओर जाती हैं, तो यहाँ से ये ठंडी होकर क्या हो जाती है, वापस आ जाती है। तो यानी यहाँ पर भी ये हवाएं आएंगी। ठीक है ना, जो यहाँ से ये हवा चलती है, ठीक है, इसी क्षेत्र में ज्यादातर हवा ये जो हवाएं होती हैं ये ऐसे ऊपर की ओर जाती हैं, ऊपर की ओर जाते हैं, जब यहाँ पर ठंडा मौसम होता है तो ये वापस आते हैं। यानी जब ये रिटर्न आती हैं तो ये क्या होती है, ठंडी हवाएं होती हैं। तो यानी हवाएं कितनी टाइप की होती हैं, हवाएं दो प्रकार की होती हैं, यानी अभी हम पढ़ेंगे। यानी ये क्या होती हैं, यानी गर्म जल धाराएं होती हैं और ठंडी जल धाराएं। यानी गर्म जल धाराएं होती हैं क्योंकि भूमध्य रेखा से आ रही होती हैं, इसलिए ये गर्म जल धाराएं होती हैं। पहली बात को, यानी ये कहाँ से आ रही होती है, भूमध्य रेखा से आ रही होती है, इसलिए कैसी होती है, ये गर्म जल धाराएं। ये भूमध्य रेखा से दोनों ध्रुवों यानी नॉर्थ और साउथ की ओर चलती हैं। ठीक है ना, ऊपर की ओर भी जाती हैं एंड नीचे की ओर भी आती हैं। इतनी बात क्लियर है। ठीक, ठंडी जलधाराएं क्या होती है, ये जलधाराएं दोनों ध्रुवों से अब किसकी ओर आती हैं, वापस आती हैं, यानी भूमध्य रेखा की ओर वापस आती हैं। तो ये कौन सी धाराएं हो जाती हैं, ठंडी धाराएं, क्योंकि ये ठंडे क्षेत्र से आ रही होती है, इसलिए इन्हें ठंडी जलधारा भी कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात। अब क्या है, आर्कटिक जो महासागर हो तो उसकी कौन कौन सी जलधाराएं होती हैं, वो ठंडी होती हैं, कौन सी गर्म होती हैं। ठीक है, ये डायरेक्टली लिंकन, यानी गल्फ स्ट्रीम क्या है, यानी गर्म जलधारा। कौन सी, यानी गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, फ्लोरिडा गर्म जलधारा है, ब्राजील गर्म जलधारा, वेनेजुएला ठंडी जलधारा है। ठीक है, एटी एटिलीज गर्म जलधारा। ठीक है, लेब्राडोर कौन सी, ठंडी जलधारा, और कनारी कौन सी है, यानी ठंडी जलधारा। ये आप लोगों को यानी एक बार रिवाइज कर लेना है। यानी गल्फ हो गया, फ्लोरिडा हो गया, ब्राजील हो गया, और कौन सा, एलिजीज, ये कौन सी धाराएं होती हैं, ये गर्म जलधाराएं होती हैं। ठीक है, वेनेजुएला और लेब्राडोर और कनारी ये कौन सी होती हैं, ठंडी जलधाराएं होती हैं। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद प्रशांत महासागर की यानी कितनी जलधाराएं ठंडी होती हैं, कितनी, यानी कौन सी है, यानी कैलिफोर्निया की कौन सी होती है, ठंडी जलधारा होती है। अलास्का भी क्या होती है, ये गर्म जलधारा होती है। ठीक है, पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा कैसी होती है, ठंडी जलधारा होती है। ठीक है, और सुषमा की जलधारा कैसी होती है, गर्म जल। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा गर्म जलधारा होती है। ठीक है, ओयोसिया या केयो राइड, यानी ये कैसी जलधारा होती है, ठंडी जलधारा। ठीक है, कुरोसिया ये कैसी होती है, ठंडी जलधारा होती है। एक बार आप लोगों को खुद से रिवाइज करना होगा, एक दो बार पढ़ेंगे तो लाइन हो जाएगी। ठीक है ना, वैसे भी बार बार क्या है, प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, तभी ये क्या होंगे, रिवाइज होंगे।
ठीक है। इसके बाद क्या आते हैं, हिंद महासागर की, कौन सी हिंद महासागर की जलधाराएं कौन सी होती है, सोमालिया। सोमालिया क्या होती है, गर्म जलधारा होती है। मोजा यानी सोमालिया, मोजाम्बिया, ठीक है ना। तो इसकी जितनी भी धाराएं, ये चार होते हैं, क्या होते हैं, गर्म जलधाराएं होती है। किसकी, हिंद महासागर की। हिंद महासागर में कितनी जलधाराएं होती है, 5 जलधाराएं होती हैं, जिसमें से 4 क्या होती हैं, यानी गर्म होती हैं। गर्म कौन कौन होती है, सोमालिया, जुम्बा, मोजाबिका, मेडागास्कर और अगुलहास। अगुलहास। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया क्या होती है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जो जलधारा होती है वो ठंडी जलधारा होती है, ठीक है। और सोमालिया, मोजाम्बिका और मेडागास्कर यानी और क्या होता है, अगुलहास, ये कैसी होती हैं, गर्म जलधाराएं होती हैं, ठीक है। अब इसके कुछ फैक्ट्स होते हैं, ये तो आप लोग लर्निंग कर लेंगे। फैक्ट्स, फैक्ट्स क्या होते हैं, जो गल्फ स्ट्रीम एक क्या होती है, गर्म जलधारा होती है। यह फ्लोरिडा से, यह कहाँ से, फ्लोरिडा से न्यू फाउंडलैंड के बीच में चलती है। कहाँ से, फ्लोरिडा से न्यू फाउंडलैंड के बीच में चलती है। कौन सी चलती है, यानी गल्फ स्ट्रीम एक जो क्या होती है, गर्म जलधारा होती है, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम विश्व की सबसे तेज गति से चलने वाली जलधारा, यानी तो जो गल्फ स्ट्रीम है, क्या है, गल्फ स्ट्रीम जो है, यानी पॉइंट, तो यानी गल्फ स्ट्रीम विश्व की, किसकी, विश्व की सबसे तेज चलने वाली क्या है, जलधारा, ठीक है। अगुलहास विश्व की सेकंड सबसे तेज चलने वाली क्या है, विश्व की बात हो रही, विश्व की, ठीक है ना। ऐसा स्थान जहाँ गर्म व ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वह क्या होता है, मछलियाँ अधिक पाई जाती हैं, वहाँ पर क्या होती हैं, यानी मछलियाँ। तो यानी ऐसा स्थान जहाँ पर क्या होता है, गर्म और ठंडी जलधाराएं क्या हो जाती, मिलती हैं। तो यानी एक टाइप का, यानी जब गर्म पानी और ठंडा पानी अपन लोग मिलाते तो यानी नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही यानी क्या है, जलधाराएं जब मिलती हैं तो वहाँ पर क्या होती है, मछलियाँ अधिक पाई जाती है, ठीक है। जलधारा की औसत यानी कितना, औसत यानी 5 से 6 किलोमीटर प्रति, 5 से 6 घंटा किलोमीटर प्रति घंटा होती है, ठीक है। समुद्र में मछली पकड़ने का प्रसिद्ध स्थान, यानी जहाँ पर समुद्र में मछलियों को बिल्कुल प्रसिद्ध स्थान कौन सा होता है, ग्रेट बैंक, यानी कहाँ पर होता है, न्यू फाउंडलैंड, यानी न्यू फाउंडलैंड, यानी न्यू फाउंडलैंड, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम को यूरोप का गर्म कंबल भी कहा जाता है। जो गल्फ स्ट्रीम होता है इसको यूरोप का क्या कहा जाता है, गर्म कंबल। ये भी डायरेक्टली क्वेश्चन में आ जाता है, यानी तो गल्फ स्ट्रीम को गर्म कंबल कहाँ का कहा जाता है, यानी यूरोप का। ऐसे भी पूछा जा सकता है, यूरोप को गर्म कंबल किसको कहा जाता है, यानी गल्फ स्ट्रीम को कहा जाता है, ठीक। इतनी बातें। लास्ट पॉइंट क्या है, यानी क्यूरोसियो, क्यूरोसियो जलधारा का रंग गहरा नीला होने के कारण जापान के लोग इसे कली कली धारा भी कहते हैं। जापान के लोग इसे क्या बोलते हैं, यानी कली कली धारा भी कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम लोग कौन से टॉपिक पढ़ते हैं, यानी चट्टाने, ठीक है। आज हमने क्या क्या कर लिया, आज हमने पढ़ा है, यानी अभी हम लोगों ने कौन से टॉपिक कंप्लीट कर लिया, यानी अक्षांश और देशांतरी रेखा, ज्वार भाटा, महासागर और गर्म यानी महासागरीय जलधाराएं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, यानी रॉक्स, यानी क्या होते हैं, पर्वत, ठीक है ना, चट्टान। पृथ्वी के अंदर तापमान अधिक होने के कारण, ये तो आपको पता ही है, यानी पृथ्वी ये यहाँ से, यानी यही कहाँ है, नीचे ये पूरी अर्थ है, अर्थ के नीचे क्या होता है, मैग्मा होता है, ठीक है ना। यानी अभी देख तो पॉइंट पढ़ देते फिर मैं समझा। यानी पृथ्वी के अंदर तापमान अधिक होने के कारण, यानी गलत, किस अवस्था में, यानी गलत अवस्था में चट्टाने व धातुएं पाई जाती, किस अवस्था में पाई जाती है, यानी गलत, यानी गलत अवस्था में क्या पाई जाती है, धातुएं और क्या पाई जाती है, चट्टाने पाई जाती है। इन्हें ही क्या कहा जाता है, यानी मैग्मा कहा, इन्हें क्या कहा जाता है, मैग्मा का। जो ये मैग्मा क्या है, ये मैग्मा है जिसमें क्या है, गलत अवस्था में धातुएं या क्या पाई जाती है, उसमें चट्टाने पाई जाती, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, मैग्मा कहा जाता है। जब मैग्मा बाहर निकलता है उसे ही ज्वालामुखी उद्गार कहा जाता है। जो ये मैग्मा होता है जब ओवर, यानी तो कहाँ निकलता है, बाहर निकलता है, ठीक है ना, कहाँ निकलता है, बाहर। जब मैग्मा बाहर निकलता है तो इसी को ज्वालामुखी उद्गार कहा जाता है। जब मैग्मा सतह पर आ जाता है, यानी यहाँ पर सतह पर आ जाता है, जब मैग्मा कहाँ पर आ जाता है, सतह पर आ जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, लावा कहते हैं। तो यानी इसको फिर हम क्या कहने लगते हैं, यानी लावा कहने लगते हैं, ठीक है। लावा के जमने से अग्नीय चट्टानें बनती हैं, इसीलिए इसलिए इन्हें प्राथमिक चट्टान भी, यानी तो लावा जब क्या होता है, ठंडा हो जाता है, यानी तो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, ठंडा हो जाने से क्या बनता है, यानी कुछ अग्नीय चट्टान, यानी चट्टानों का निर्माण। तो यानी उन चट्टानों को जो लावा के जमने से, यानी लावा के जमने से जो चट्टानें बनती हैं उगने, उसे क्या बोलते हैं, अग्नेय चट्टानें बोलते हैं, इसलिए उन्हें प्राथमिक चट्टान, इन्हें क्या कहा जाता है, यानी प्राथमिक चट्टानें, ठीक है। अग्नेय चट्टानों के टूटने से अवसादी हुआ कार्यान कार्यांतरित चट्टानें बनती, कौन सी चट्टानें बनती हैं, यानी कार्यांतरित
कार्यान्वित या अवसादी चट्टानें बनती है। ठीक है, अग्नीय चट्टानें क्या होती हैं, हम किसकी बात करते हैं, यानी आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टानें क्या होती हैं, जब लावा पृथ्वी की सतह पर जमता है, यानी तो जब जो लावा होता है वो किसकी सतह पर जमता है, पृथ्वी की सतह पर जमता है, तो यानी कठोर चट्टानों का निर्माण होता है। किस चट्टानों का निर्माण होता है, कठोर चट्टान, क्योंकि लावा के जमने से सबसे पहले अग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। सबसे पहले किस चट्टान का निर्माण होता है, अग्नेय चट्टान का होता है, इसलिए इन्हें अग्नेय चट्टान कहा जाता है। क्योंकि इसका निर्माण गर्म लावा से होता है, इसलिए अग्नि चट्टान में जीवाश्म यानी कोई जीव नहीं पाए जाते, यानी जीवाश्म यानी जीवित कोई चीज नहीं पाई जाती। इसमें क्या पाया जाता है, यानी सिर्फ धात्विक खनिज ही पाए जाते हैं। सोना है, लोहा है, पेट्रोल, ये सब ये ऐसी चीजें क्या नहीं, सिर्फ धात्विक खनिज पाए जाते हैं। किसमें, अग्नि चट्टान। अग्नि चट्टान में क्या पाया जाता है, यानी धात्विक खनिज पाए जाते हैं, क्या नहीं पाए जाते हैं, जीवाश्म नहीं पाए जाते। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। और अब क्या होता है, अपसादी चट्टानें, किसकी बात कर लेते हैं, यानी अपसादी चट्टानें। ठीक, अपसादी चट्टानों का इनका निर्माण क्या, तो इनका निर्माण अग्नेय चट्टान से ही होता है। यानी जो अपसादी चट्टान है, अब देखो अग्नि चट्टान का निर्माण कहाँ से होता है, लावा से, यानी जब लावा ठंडा हो जाता है इनका निर्माण होता है। इन्हीं की हेल्प से किनका निर्माण होता है, यानी अपसादी चट्टानों। ठीक है, इसमें परत पाई जाती है, और जो अग्नि चट्टान होती है इनमें परत नहीं पाई जाती। इन परतों में क्या होती है, जीवाश्म। जब ये क्या होती है, अग्नि सेल जैसे ये आती है, तो यानी अग्नि सेल के ऊपर कई सारी सेल आती जाती है, तो ये इन्हीं को क्या बोलते हैं, अपसादी। इनके बीच में जो क्या होता है, गैप होता है, यानी इनमें क्या होता है, इन परतों में इनमें परतें भी पाई जाती हैं, इन परतों में क्या, जीवाश्म भी पाए जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, नेचुरल गैस, ये द्वितीयक चट्टानें होती हैं। ये कैसी चट्टानें होती हैं, ये द्वितीयक चट्टानें होती हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कार्यांतरित चट्टानें। कौन सी चट्टानें, यानी कार्यांतर। इनका निर्माण आग्नेय, इनका निर्माण कहाँ से, आग्नेय और अपसादी चट्टानों दोनों से होता है। नोट, जब मैग्मा पृथ्वी से बाहर ना आकर अंदर ही दरारों में फंस जाता है, तो यानी जो मैग्मा होता है, यानी पृथ्वी से बाहर, ये पृथ्वी हमारी, पृथ्वी से क्या नहीं आ पाता है, अंदर ही फंस जाता है, तो इस संरचना को अलग अलग भागों में, यानी तो उसकी तीन संरचनाएं बनती है। कौन कौन सी तीन संरचनाएं बनती है, एक तो कौन सी, द्वितीय काम है, यानी यानी लकोथिम लकोलिथ, यानी क्या बनता है, लकोलिथ बनता है। एक तो क्या बनता है, फैकोलिथ बनती है, और एक डाइक बनती है। यानी ये तीन चट्टा यानी क्या बनती है, यानी तीन स्ट्रक्चर बनती है। जब मैग्मा क्या होता है, पृथ्वी से बाहर नहीं निकल पाता है, तो वो अंदर ही रह जाता है, तो अंदर यानी सिर्फ तीन ये चट्टानें यानी क्या होती हैं, ये तीन आकृतियां बन जाती हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होती है, अग्नेय चट्टानें। अग्नेय चट्टाने में यानी क्या होता है, उनमें कार्यान चट्टान के अग्नि चट्टान से क्या बनाया जाता है, नीस। ठीक है, बेसाल्ट सिस्ट, ग्रेबो यानी सरपेंटाइस, यानी बिटुमिनस यानी ग्रेफाइट बनता है, यानी ठीक है, ग्रेनाइट यानी किससे, नीस से, बेसाल्ट सिस्ट से यानी ग्रेबो, सरपेंटाइन से यानी बिटुमिनस, यानी किससे होता है, ग्रेफाइट से। जो अपसादी चट्टानें होती है, कौन सी होती है, अपसादी चट्टानों से, कार्यांतरित चट्टानें के सेल से क्या बनता है, स्लेट, चूना पत्थर से संगमरमर। ठीक है, बलुआ पत्थर से क्वार्टजाइट, डोकोमाइट से कौन सा, संगमरमर। ठीक है, लिग्नाइट से क्या बनता है, एंथ्रेसाइट बनता है। लिग्नाइट से यानी लिग्नाइट से कौन सा बनता है, यानी एंथ्रेसाइट बनता है। ठीक है, ये सीधे डायरेक्टली फैक्ट्स हैं, इनको अगर लर्न कर लेते तो बढ़िया ही रहता है ना। इसके बाद हमारी चट्टानें खत्म हो गई, अब हम लोग पढ़ते हैं यानी महाद्वीप। किसकी बात कर लें, तो यानी कॉन्टिनेंट। यानी कॉन्टिनेंट कितने होते हैं, तो यानी कितने भाग। ठीक है, यानी लॉरेंसिया यानी किसके अनुसार, यानी लॉरेंसिया। लॉरेंस यानी क्या दिए थे, यानी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, यूरोप है, महाद्वीप है, एशिया है, एशिया महाद्वीप। ठीक है, और ये गॉडवाना लैंड के हिसाब से यानी क्या है, साउथ अमेरिका महाद्वीप, यानी अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप, और प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीप। तो यानी पहले पृथ्वी के दो भागों में थी, यानी पृथ्वी पहले कितने भागों में थी, यानी पहले पृथ्वी दो भागों में थी। कौन कौन सी, एक तो लैंड बॉडी और एक वाटर बॉडी। लैंड बॉडी यानी पेंजिया, ठीक है, वाटर बॉडी, ठीक है ना, यानी जो लैंड बॉडी थी यानी पेंजिया थी, यानी वाटर बॉडी कौन था, यानी पैंथला। यानी पृथ्वी पहले पहले कितने भागों में, पृथ्वी दो भागों में थी, यानी है, ठीक है, अब तो कई सारे पार्ट हो गए पहले। तो यानी एक तो यानी लैंड बॉडी, लैंड यानी पूरा लैंड ही लैंड, यानी पेंजिया बोलते थे उसको। वाटर बॉडी यानी पैंथला, यानी भूमि का हिस्सा दो भागों में बांटा गया है, जिसे
कॉन्टिनेंट यानी दो भाग, यानी क्या होते हैं कॉन्टिनेंट, यानी कौन कौन से, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ठीक है ना। तो यानी ये क्या होगा, यानी इनके ये जो छह पार्ट हो गए, ये डायरेक्टली छह पार्ट आपको क्या करने गए होंगे, लर्न करने होंगे। ठीक है ना। अब क्या होता है एरिया के आधार पर, यानी किसके आधार पर, यानी एरिया के आधार पर इसके क्या होते हैं, यानी इसको एरिया के आधार पर क्या किया गया है, यानी डिवाइड किया गया है। तो यानी पहले एशिया कॉन्टिनेंट आएगा, पहले सबसे बड़ा, यानी किसका यानी क्या है एरिया के सबसे बड़ा एरिया किसका, अपना एशिया, एशिया जिसमें हाँ पढ़ लो, यानी एशिया कॉन्टिनेंट, फिर इसके बाद अफ्रीका कॉन्टिनेंट, फिर यह क्या है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, फिर साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ठीक है, अटलांटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। तो यानी पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे अफ्रीका, तीसरे नंबर पे नॉर्थ अमेरिका, चौथे नंबर पे साउथ अमेरिका, पांचवें नंबर पे कौन अटलांटिका, छठवें नंबर पे यूरोप और सातवें नंबर पे क्या होता है और, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। तो कितनी क्लियर होगी, यानी सात। अब क्या पॉपुलेशन के आधार पर, पॉपुलेशन के आधार पर भी इनको क्या किया जाता है, यानी डिवाइड किया जाता है। ठीक है। पॉपुलेशन के आधार पर भी सबसे ऊपर कौन है, एशिया कॉन्टिनेंट, यानी एशिया महाद्वीप, फिर दूसरे नंबर पर कौन सा अफ्रीका, तीसरे नंबर पे कौन सा यूरोप, चौथे नंबर पे कौन से नॉर्थ अमेरिका, पांचवें नंबर पे साउथ अमेरिका, फिर कौन सा है ऑस्ट्रेलिया, फिर कहाँ है अटलांटिका। ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब आप देख लेते हैं जो कॉन्टिनेंट होते हैं, यानी अब भूमध्य रेखा से कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स जाते निकलते हैं, यानी कौन कौन से महासागर क्या होते हैं उससे गुजरते हैं। ठीक है। यानी पहले देखते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा यानी साउथ अमेरिका, एशिया और अफ्रीका। तो यानी जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से कौन कौन निकलते हैं, यानी साउथ अमेरिका निकलता है, यानी जो यानी भूमध्य रेखा होती है, यानी भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा में कौन कौन से, साउथ अमेरिका भी पड़ता है, एशिया भी आता है एंड अफ्रीका भी आता है। ठीक है। कर्क रेखा इसके ऊपर फिर क्या आ जाती है, यानी कर्क रेखा, कर्क रेखा में क्या आ जाता है, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, अफ्रीका, यूरोप और एशिया भी आ जाता है। तो यानी पहले कौन आएगा, नॉर्थ अमेरिका आएगा, पहले क्या आ जाएगा, नॉर्थ अमेरिका आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, अफ्रीका आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, यूरोप आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, एशिया आ जाएगा। ठीक है। यानी जो मकर रेखा, यानी यहाँ पे नीचे मकर रेखा हो, तो मकर रेखा में क्या हो जाता है, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ना। हाँ। यानी ठीक है, और मकर रेखा में क्या रहता है, साउथ अमेरिका, ये हो गया। ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप से भूमध्य, अफ्रीका महाद्वीप से कौन सी, भूमध्य, मकर और कर्क रेखा, यानी तीनों ही गुजरती है। तो यानी ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जिससे जो हमारी तीनों रेखाएं होती हैं, भूमध्य रेखा होती है, मकर रेखा होती है और कर्क रेखा होती है, तीन होती है, यानी कौन किससे, अफ्रीका महाद्वीप से, अफ्रीका महाद्वीप। अब हम इसके बाद जो हमने कॉन्टिनेंट्स यानी पढ़े हैं पांचों, उनके बारे में एक एक से अपन लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं यानी नॉर्थ अमेरिका कौन सी, नॉर्थ नॉर्थ अमेरिका में कितने कुल देश होते हैं, यानी 23 देश होते हैं, यानी सबसे बड़ा कौन सा होता है, यानी कनाडा होता है, और सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, यानी यूएसए है। ठीक है। किसमें, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, यानी उत्तरी महा, ठीक है ना, यानी नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में कुल कितने देश होते हैं, 23 देश होते हैं। सबसे बड़ा देश कौन सा होता है, कनाडा होता है, और सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, यूएसए। ठीक है। यूएसए, एंग्लो है, भूमध्य भूमध्य अमेरिका है, और करबियन अमेरिका, यानी तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है। एंग्लो, भूमध्य अमेरिका और करबियन अमेरिका। ठीक है। एंग्लो अमेरिका को दो दो देश आते हैं, एक तो कनाडा आता है और एक यूएसए आता है। ठीक है। लो, जो एंग्लो अमेरिका होता है वो कितने, दो देश आते हैं उसमें, कौन कौन से आते हैं, कनाडा और यूएसए। ठीक है। अलास्का की सीमा कनाडा से लगती है, जो अलास्का है ना, अलास्का की सीमा कहाँ से लगती है, कनाडा से लगती है, लेकिन इस पर अधिकार किसका है, यूएसए का। ठीक है। तो पढ़ा होगा आप लोगों ने। ठीक है ना। तो डायरेक्टली बस सीधे जो अलास्का है, अलास्का की सीमा किससे लगती है, कनाडा से लगती है, लेकिन इस पर अधिकार किसका है, यूएसए का। ठीक है। नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा एरिया के आधार पर देश कौन सा है, यानी कनाडा। जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट से, यानी जो नॉर्थ अमेरिका का महाद्वीप है, उसमें सबसे बड़ा एरिया के आधार पर कौन सा है, कौन सा आता है, यानी कनाडा आता है। ठीक है। इतनी बात क्लियर है, यानी कौन आता है, कनाडा आता है। इसके बाद क्या है, पूरे विश्व में सबसे बड़ी जलीय सीमा देश कौन सा है, यानी कनाडा ही की है। तो यानी पूरे विश्व, यानी अब विश्व की बात हो गई है, तो यानी पूरे विश्व में यानी किसकी जलीय सीमा कौन सी देश की, यानी किसकी है, कनाडा की। ठीक है। उत्तरी अमेरिका, यानी किसकी, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का, महाद्वीप का जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा देश कौन सा है, यूएसए, यानी यूनाइटेड स्टेट और अमेरिका। ठीक है। यानी तो यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा देश कौन सा है, यानी यूएसए।
कनाडा व यूएसए की सीमा का निर्धारण कैसे होता है? वो 49 डिग्री अक्षांश रेखा से होता है। किससे होता है? यानी 49 डिग्री जो अक्षांश रेखा होता है उसके द्वारा इसका सीमा का क्या होता है? निर्धारण होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, यानी ग्रेट लेक यानी सुपेरियर होती है। ठीक है, मिसी मन होता है, ह्यूरॉन होता है, इरी होता है और ऑन्टोरिया होते हैं। ठीक है, सेंट लॉरेंस नदी। ठीक है, ग्रेट लेक में कौन कौन सी लेक आ जाती हैं? ठीक है, अगर किस किस की बात करें, यानी ग्रेट लेक में यानी कौन सी होती है? यानी सुपीरियर झील, विश्व की यानी किसकी? विश्व की सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील। डायरेक्टली लर्न करके रख सकते हैं, विश्व की सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील। पूर्ण रूप से यूएसए में कौन है? मिशिगन। पूर्ण रूप से यूएसए में कौन है? मिशिगन। हॉर्न छोड़। इरी, इरी क्या है? इस पर डेट्राइट शहर है, इस पर यानी इरी, इरी पर कौन सा शहर है? यानी डेट्राइट शहर जो ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध, यानी किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑटोमोबाइल के लिए, यानी इरी, इरी। ठीक है ना। ऑटोरियो क्या है? हैमिल्टन हुआ कनाडा शहर, इसी पर यानी इसी पर है। ठीक है ना, यानी ऑन्टोरियो इस यहाँ पर कौन है? हैमिल्टन हुआ कनाडा। हैमिल्टन और कनाडा, कनाडा जो देश है वो इसी पर क्या है? इससे। ठीक है, नोट। यानी नियाग्रा, नियाग्रा जलप्रपात इरी हुआ ओंटारियो के बीच है। भारत का नियाग्रा जलप्रपात चित्रकूट जलप्रपात को कहते हैं। ठीक है ना, यानी जो भारत का नियाग्रा जलप्रपात किसको कहा जाता है? यानी चित्रकूट की। यानी ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं नॉर्थ से साउथ, यानी क्या है? नॉर्थ यानी नॉर्थ कॉन्टिनेंट, साउथ में यानी क्या आते हैं? ग्रेट बियर आता है, ग्रेट स्लैब आता है। ठीक है, और अतविस्का यानी बीनी पेग झील आती है, यानी कनाडा में। अब इसके बाद करते हैं यानी नॉर्थ अमेरिका के कौन से पर्वत, यानी क्या क्या यानी कौन कौन से पर्वत है? ठीक है, अलास्का रेंज की सबसे ऊंची चोटी मैंकले दिनाली है, जो कि पूरे नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी को कौन सी है? यानी और गैंगले। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का सबसे लंबा पर्वत, यानी कौन सा सबसे लंबा पर्वत? यानी रॉकीज। यानी कौन सा पर्वत है? यानी रॉकीज, जिसकी सबसे ऊंची चोटी एल्बर्ट है। यह यूएसए प्लस कनाडा एंड अलास्का में है। कहाँ पर है? यूएसए, कनाडा और अलास्का में है। किसकी? और विश्व की, यानी जो सबसे ऊंची चोटी का किस में है? एल्बर्ट है। ठीक है, यानी कोस्ट रेंज जो कि कनाडा का एक पर्वत है, इसकी हाइट कितनी होती? पीक यानी लोगन है, जो कनाडा की भी सबसे ऊंची चोटी, जो किसकी सबसे ऊंची चोटी है? यानी कनाडा की क्या है? सबसे ऊंची चोटी। इतनी बात क्लियर है? चलिए, अब इसके बाद किसकी बात कर लेते हैं? ठीक है, अल्पेशियन पर्वत, यानी किसकी बात करते हैं? अल्पेशियन पर्वत, जो कि मोर्डोर अवशिष्ट पदार्थ है, यह यूएसए में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी मिसेल है। यह खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध? यानी खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। सिया नवात पर्वत यूएसए में और सिया मोर्दे से मैस्को में है। ठीक है, अब ये कि किसकी? मिसी सीपी, यानी मिसी सीपी में मैसौरी नदी है, यानी यह नॉर्थ अमेरिका महानदी की सबसे लंबी नदी है। यानी नॉर्थ अमेरिका, ये जो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप की यानी कौन सी लंबी नदी है? यानी मिसिसिपी सबसे लंबी नदी। ठीक है, यह नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र बनाती है। यानी कौन सा क्षेत्र बनाती है? यानी जल ग्रहण क्षेत्र बनाती है। ठीक है, यह मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। यह किस खाड़ी में गिरती है? यानी मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। यह नदी विश्व का सबसे बड़ी पक्षीपाद डेल्टा बनाती है। यानी कौन सा डेल्टा बनाती है? यानी पक्षीपाद का डेल्टा बना। इस नदी का जलग्रहण क्षेत्र बहुत ही उपजाऊ। इस नदी का जलग्रहण क्षेत्र कौन सी नदी है? मिसिसिपी। और यह गेहूं व मक्की बहुत ज्यादा उत्पाद होता है। ठीक है, इसलिए यूएसए में इसे नदी के आसपास के क्षेत्र में मक्का पेटी के नाम से भी जाना जाता है। किस पेटी के? यानी जो यूएसए के नदी के जो आसपास के क्षेत्र है उनको किस नाम से जाना जाता है? यानी मक्का पेटी के नाम से जाना जाता है। इसका उद्गम ईस्टिका लेक से होता है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? ईस्टिका लेक से होता है। इसी के पास कौन सा? ऑर्टियवस पार्ट है। इसी के पास कौन सा है? यानी ऑर्टियवस पार्ट है। आगे बात करते हैं,
आगे आगे बात किसकी है, यानी रियो ग्रांड रिवर, कौन सी यानी रिवर पढ़ते हैं, यानी रियो ग्रांड। यह एक नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप की भी नदी है। यह यूएसए और मैक्सिको की क्या बाउंड्री बनाती है, यूएसओ और मैक्सिको की क्या बनाती है, बाउंड्री बनाती है। यह मैक्सिको की खाड़ी में जल गिराती है, ठीक है। सेंट लॉरेंस नदी क्या है, इसका उद्गम ओंटारियो लेक के पास से होता है। यह नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में बहती है। कहाँ पर बहती है, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में बहती है, ठीक है। यह यूएसए व कनाडा की सीमा बनाती है। किसकी सीमा बनाती है, यूएसए और कनाडा की सीमा बनाती है, ठीक है। यह सेंट लॉरेंस की खाड़ी और अटलांटिक महासागर में क्या होती है, अटलांटिक महासागर में गिरती है। इतनी बात क्लियर है। कहाँ पर गिरती है, अटलांटिक महासागर में यह गिरती है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे अब कौन सी है, टेनेसी नदी, यानी कि किसकी बात करते हैं, टेनेसी नदी। यह नदी नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में बहने वाली एक नदी है, ठीक है। यह मिसिसिपी, यानी जो कौन सी मिसिसिपी मिसौर नदी में जाकर मिल जाती है, जो यानी टेनेसी नदी है। टेनेसी नदी है, किसमें मिल जाती है, यानी मिसिसिपी में सॉरी नदी में जाकर मिल जाती है। विश्व की पहली, यानी भारत की पहली नदी घाटी परियोजना, जो कि दामोदर नदी घाटी परियोजना है। तो यानी जो भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है, वो दामोदर नदी घाटी परियोजना, ठीक है। इसी टेनेसी नदी पर आधारित थी पहले, इसी टेनेसी नदी पर क्या थी, आधारित थी, ठीक है। कोलोरेडो नदी, कौन कौन सी नदी यानी पढ़नी है अपन को, कोलोरेडो नदी। इसका उद्गम कोलोरेडो पठार से होता है। यह नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप की एक नदी है। यह कैलिफोर्निया की घाटी में जल गिराती है। कहाँ पर, कैलिफोर्निया की घाटी में क्या करती है, जल गिराती है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा कैनियन, ग्रांड कैनियन का निर्माण कोलोरेडो नदी पर करती है। कहाँ पर करते हैं, यानी कोलोरेडो नदी पर करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, यूकाटन नदी, यानी कौन सी नदी पढ़ना है अपन को, यूकाटन। यह नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में है, ये तो सभी है। यह अलास्का की प्रमुख नदी, ये सीधे पॉइंट है, यानी अलास्का की प्रमुख नदी कौन सी है, यूकाटन नदी है, ठीक है। यह बेरिंग सागर में जल गिराती है, यानी कहाँ पर जल गिराती है, बेरिंग सागर में जल गिराती है, ठीक है। मैकेंजी नदी, यानी मैकेंजी नदी क्या होती है, यह नदी कनाडा की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। इसका उद्गम ग्रेट स्लैब यानी लेक से होता है। यह ब्यूफोर्ट सागर में गिरती, कहाँ पर गिरती, ठीक है। पोटोमेक नदी क्या है, इस नदी पर अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी, ठीक है ना। सेंट लॉरेंस यानी क्यूबेक, यह कनाडा का सबसे प्राचीन शहर है। इसे फ्रांस या फ्रेंच सिटी से भी जाना यानी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, यानी फ्रांस या फ्रेंच सिटी से भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाता है, इसके बाद है माटिया। यह सबसे नदी द्वीप पर है, ठीक है। टोरेटो यह भी सेंट लॉरेंस नदी है, ठीक है। उत्तर अमेरिका के सागर, अब हम क्या पढ़ते हैं, उत्तर अमेरिका की, जो उत्तरी अमेरिका के क्या है, सागर है, उनको देख लेते हैं फटाफट से एक बार से। हाँ, उत्तरी अमेरिका के सागर कौन से होते हैं, यानी ब्यूफोर्ट सागर होता है, ब्यूफोर्ट सागर कनाडा से लगा हुआ था। लेब्राडोर सागर कनाडा के पास होता है। कैवियन सागर यानी दक्षिण में नॉर्थ अमेरिका के महाद्वीप से होता है। बेरिंग सागर अलास्का के पास होता है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका के घास घास के मैदान, जो उत्तरी अमेरिका के क्या है, घास के मैदान, यानी सबसे क्या है, प्यारी